वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, हिस्ट्री का नहीं सिविक्स का सेकंड चैप्टर, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि पहला पार्ट है प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो इस आज के सेशन में हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस क्या क्या होता है और उसके पावर्स एंड फंक्शंस। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर द इमरजेंसी पावर्स एंड ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 2 सेशन में ये कवर होगा, तो इजीली आपको भी समझने में ईजी होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हमारे सेशन की तरफ। सो पहले हम पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स एन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वेरी माइन्यूट क्वेश्चन दे आर, बट दिस स्कोप वेरी गुड मार्क्स। 1 मार्क्स से अगर होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है मार्क्स स्कोर करने में। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, बहुत बार पूछा जाएगा हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो आपको चीफ मिनिस्टर नहीं लिखना है, आपको लिखना है द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एज अ स्टेट एंड द स्टेट्स व्हिच इज द वेस्ट बंगाल, ओडिशा, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, ना कि गवर्नर होता है, नहीं प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता है, इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and also the first citizen. So however the form of government is not presidential, मतलब presidential form of government नहीं है, अमेरिका की तरह हम लोग का नहीं है। वहाँ पर president ही होता है, prime minister नहीं होता है, president and vice president is there. Okay, so parliament, therefore the president is to act on the advice of council of ministers with the prime minister at the head. ठीक है, तो makers of a constitution established parliamentary system of government, मतलब prime minister and with it the council of ministers are the main. Okay, so president has to act on their advice. Now what are the qualifications required? Qualifications क्या क्या चाहिए कि प्रेसिडेंट हम ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके या फिर हम बन सके? पहला है अनलेस इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सभी में आता है। देन हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, मिनिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स, is qualified to become a member of Lok Sabha. ठीक है, member of Lok Sabha is qualified means all the qualifications are there to become a member of Lok Sabha. Now, a candidate for presidential election should not hold an office of profit under the government of India or the government of any state. Office of profit में नहीं होना चाहिए, कोई भी other government job में वो नहीं relate होना चाहिए. However, a person is not deemed to hold an office of profit in case he is president. A person holding the office of the Speaker of Lok Sabha or the State Assembly may contest presidential election, and an MP may contest presidential election. If elected, he shall have to be deemed vacated his seat in that house on the day he enters upon his office of president. ठीक है, तो स्पीकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमपी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तब उनको वो जो अपना जो प्रीवियस पोस्ट है उनसे उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। The presidential candidate will have to be proposed by 50 members of the electoral college, that is MPs and MLAs, and seconded by other 15 members. Earlier the requirement was 10 proposals and 10 seconders. The number of proposals was raised, so these are not very much important. ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना, the presidential candidate will have to be proposed by 50 members of the electoral college. ठीक है, तो 50 proposals and 50 seconders. Now we come to the term of office. Term of office होता है 5-year term. 5-year term होता है। द प्रेसिडेंशियल होल्ड्स ऑफिस ऑफ 5-year term and is eligible for re-election के लिए, री-इलेक्शन के लिए भी वो एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब दोबारा भी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। He may be writing to the vice president, resign from his office. The resignation has to be committed by the vice president to the speaker of the Lok Sabha. ठीक है, अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो उसे वो वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे. He will be spoken to only the vice president and the vice president will consult with the speaker of the Lok Sabha. ना प्रोसीडियर फॉर इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीडियर होता है, मतलब अगर उनको कहीं निकाला जाए तो उनका उसका क्या प्रोसीडियर होगा। अगर उन पे कोई केस है तो अगर वो साबित हो जाता है तो उन्हें कैसे उसे निकाला जाएगा। The president can be removed from the office for violation of the constitution by impeachment. The resolution to impeach the president may be moved in either house of the parliament. कोई भी हाउस में मूव किया जा सकता है. It must be passed by 2/3 of the total membership of the house. तो 2/3 membership of the house से उसे पास किया जा सकता, तभी वो impeachment पास होगा. Then the charges are investigated by the other house. Other house से उसे investigate किया जाएगा. Then the president has to write up in order to answer the charges. ठीक है, उनके पास वो राइट है कि वो चार्जेस को आंसर कर सके और वो अपने कोई एक लॉयर को भी लेके जा सकते हैं जिससे कि वो उन्हें डिफेंड कर सके. If the charges are sustained by 2/3 vote in the other house as well, the impeachment succeeds. अगर नेक्स्ट हाउस में भी 2/3 वोट से वो पास हो जाता है, then the impeachment succeeds. Okay, then the president is removed from the office of the on which the date of the resolution is passed. ठीक है, अगर वो impeachment पास हो जाता है या फिर वो resolution पास हो जाता है तो उसी दिन वो प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जाता है.
नो वैकेंसी, कब कब वैकेंट होता है प्रेसिडेंट का पोस्ट, कब कब वैकेंट हो जाता है. द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, फर्स्ट आफ्टर 5 years टर्म इट्स वैकेंट, एंड देन अनटिल बाय रीजन ऑफ डेथ, रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, देन रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा. ठीक, an election to fill a vacancy caused by the expiry of the term should be completed before the expiration of the term. However, the president continues to hold his office until his successor enters his office. ठीक है, वो तब तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट सक्सेसर नहीं आ जाता है. अच्छा, अगर if a vacancy occurs before this terms, then the president has to be elected within a 6-month term. ठीक है, emoluments not required, it's not required for the exam also. So procedure of election, कैसे उन्हें elect किया जाता है? Is it for indirect election or is it direct election? The president is the head of the Indian Union. Presidential powers extend both to the union government as well as state governments. Therefore, in presidential election, not only MPs but MLAs also participate, also have a voice. इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का क्या होता है? प्रेसिडेंट का होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एंड प्रेसिडेंट का होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट मींस ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द नॉर्मल कॉमन पीपल. प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, बट president is not elected by the common people. So the president is elected indirectly. In other words, ordinary citizens play no part in the in the vote और इन द इलेक्शन. ओके, ठीक है, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर रहता है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द कॉमन पीपल. ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर कॉमन पीपल को आंसरेबल होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं होंगे. A few members of the constitution have wanted the president to be by voters. ठीक है, कोई कोई मेंबर्स चाहते थे कि इनका भी डायरेक्ट इलेक्शन हो, लेकिन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ several reasons. First reason is the power really resided in the council of ministers. ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है तो प्राइम मिनिस्टर अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं. सो दे आर रियली पावर्स आर रियली रिसाइडेड इन देम, headed by the prime minister and the union parliament, and not in the president as such. Therefore, it would be no anomaly if the president is to be elected directly by the people and is not given any real power. ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता है अगर प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और उनको कोई अगर रियल पावर नहीं दिया जाता, इट्स नॉट ऑफ नो यूज. Second, the framers of the constitution wanted the presidential election to remain a quiet and dignified affair. ठीक है, तो ये एक अच्छा मतलब फेयर रखा जाएगा ये इलेक्शन, क्योंकि इसमें कॉमन पीपल का कोई योगदान नहीं होगा. कई बार कुछ कुछ स्कीमें चली जाती है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने में या फिर कुछ और, तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसीलिए इससे अलग रखा गया है. थर्ड, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रल मशीनरी फॉर एन इलेक्शन टू विच मिलियंस ऑफ, सो ये बहुत ही हैपेजेट हो जाएगा. फिर प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन डायरेक्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर का भी डायरेक्ट होगा, सो ये बहुत ही हैपेजेट हो जाएगा. Then fourth, the direct election would place too much of power in the hands of masses, many of them being illiterate now. ठीक है, उनको बहुत सारे कॉमन पीपल हैं जो अभी तक इलिटरेट हैं, तो ठीक है, इतना पावर उनके हाथों में दिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी वही इलेक्ट करेंगे और प्रेसिडेंट को भी वही इलेक्ट करेंगे, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा. Now the composition of the electoral college and the value of votes. So कौन ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और ये क्यों ये इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को? ठीक है, so the president is elected by the members of an electoral college consisting of the elected members of both the houses of parliament and the elected members of the legislatives. The MPs and MLAs elect them. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि who elects the president, कौन करता है? तो ये है आंसर, MPs and the MLAs elect the president. अब वैल्यू ऑफ वोट क्या है? वैल्यू ऑफ वोट इफ ईच मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट by the total number of elected members of the assembly. Total population divided by total members of the assembly करके value of vote निकाला जाएगा. तो value of vote अब पूछा जा सकता है what is the value of vote of each member, तो you have to write this definition. उसके बाद जो भी illustration दिया गया है, it's not important, it's an example, it's not important at all, so I'll suggest don't go through that. Then single transferable vote system. Election is by secret ballot according to the system of proportional representation by means of single transferable system. Under this system, all the candidates are listed and the elector gives them numbers according to his preference. ठीक है, ये सिस्टम में सभी कैंडिडेट्स को लिस्ट किया जाता है और जो इलेक्टर है उन्हें वो प्रेफरेंस के हिसाब से नंबर दिया जाता है. It becomes invalid, however, if first preference is matched against more than one candidate of the first preference not marked at all. ठीक है, जो पूछा जाता है when it becomes invalid. Now the counting of votes and the declaration of results is not important. You can cut it out. Illustration, not important. Then the 2017 presidential election, in my book also, it's not important at all. You come to the oath of office. अब ये जब president बन जाते हैं तो oath लेते हैं. ठीक है, अब ये oath में ये क्या oath लेते हैं, क्या बोलते हैं?
Before entering upon his office, the president has to make an oath in the presence of Chief Justice of India, CGI. इनका जो शॉर्ट फॉर्म है CGI, CGI के सामने ये ओथ लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट लेते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने. तो अंडर हिज ओथ द प्रेसिडेंट अंडरटेक्स टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, to preserve, protect, and defend the Constitution by law, and to devote oneself to the service and the well-being of the people of India. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है जो वो ओथ लेते टाइम बोलते हैं. Then election disputes, just you can go through once, it's not so important, but just go through once. Then we come to the powers and position and powers of the President of India. President of India के पास क्या क्या powers है. अभी तक हमने पढ़ लिया composition of the electoral college, value of vote we have done, indirect election done, vacancy, procedure, term of office, qualification. President का जो था हमने पढ़ लिया, and we are now to the last part. सेकेंड लास्ट पार्ट होता है इमरजेंसी पावर्स जो होते हैं, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन. सो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहला आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स. The Constitution says that the executive power of the Union shall be vested in the President. जो भी executive powers होंगे वो President के पास होंगे. पहला आता है Head of the Union Executive. All executive orders are issued in the name of the President. Take formation of the Council of Ministers. The Constitution lays down that the Prime Minister is to be appointed by the President, and the other ministers are appointed by the President in the advice of the Prime Minister. Then power to appoint and remove the high dignitaries of the state. जो भी high dignitaries of the state है, जैसे Attorney General of India, judges of the Supreme Court and the High Court, Comptroller and the Auditor General of India, governors and ambassadors are to be appointed by the President of India. Then administration of union territories. The Constitution provides that every union territory shall be administered by the President. The President acts through administrature with such designation as the President may specify. Then control over state governments. The union government may give necessary directions to state. During President's rule, to control the union government over states is complete. Then we come to the military powers. The military power, President के पास क्या क्या military powers होते हैं. पहला है the President is the supreme commander of the defense forces of India. However, the President is required to exercise his power in accordance with the laws made by the Parliament. Legally, he has to act, but he is the supreme commander of the defense forces of India. The President has the power to, as the word, declarations of war and peace. If any war has to take place, the President will give the order. Then we come to the legislative powers. Now, what are the legislative powers vested in the President? Power to summon and prorogue Parliament and dissolve the Lok Sabha. The President has the power to summon and prorogue the Houses of Parliament and to dissolve the Lok Sabha. The power to summon the Parliament is subject to that conditions that 6 months shall not intervene between the last sitting in one session and the first sitting in the next session. ठीक है, 6 months से ज़्यादा, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी उन्हीं के पास है. द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा. द राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट मेंबर, परमानेंट बॉडी कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. Nominating members. The President nominates 12 members to the Rajya Sabha from among various fields, like having special knowledge about art and culture, sports, etc., etc. The President may nominate 2 members from the Anglo-Indian community to the Lok Sabha. Rajya Sabha में वो 12 members करते हैं from various groups of people from various backgrounds, and Lok Sabha में वो करते हैं Anglo-Indian community से 2, in case he feels that the community is not adequately represented. All the powers may be cited as examples of only nominal powers to be exercised on the advisor. ठीक है, ये जितने भी powers है ये just एक nominal power है, क्योंकि ये जो भी होगा ये Council of Ministers के advice में होगा. The right to address and send messages. The President addresses both houses of Parliament assembled together at the first session after each general election and the commencement of the first session each year. The President may address either house or the joint sitting at any time. The President जब भी उन्हें लगे कि एक joint sitting होनी चाहिए तो वो कर सकते हैं. He has the power to do that. Assent to the legislation. The President may give assent to the bill or may refuse assent. The President can also send it back for reconsideration if it is not a money bill. If the bill is passed again by both houses of the Parliament with or without amendment, the President must give his assent thereto. ठीक है, तो जो भी बिल्स पास किए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के एसेंट से ही पास किए जाएंगे, एक्सेप्ट इट इज नॉट अ मनी बिल. मनी बिल अलग हो जाएगा. जो भी बाकी सारे ऑर्डिनरी बिल्स होंगे वो प्रेसिडेंट के एसेंट में ही पास किए जाएंगे. प्रीवियस सैंक्शंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स. मनी बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट रेकमेंड नहीं करते हैं तो मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा.
Similarly, a bill for the formation of new states or alteration of the state areas existing should cannot be introduced except अगर कोई भी alteration किया जाएगा कोई भी state boundaries में कुछ भी then it cannot be passed until president's recommendation. Power to promulgate ordinance. An ordinance is a direction or command of an authoritative nature. It has the same force and act as a act of parliament. ठीक है, the power is subject to these limitations. अब इस ordinance के भी कुछ limitations होते हैं. The ordinance can be promulgated at a time when both houses of the parliament are not in session. ठीक है, वो promulgate किया जाएगा अगर कोई house session में नहीं है. In other words, if a house is in session, there is no bar to issuing of ordinance. The president must be satisfied that the circumstances exist which render it necessary to take immediate action. ठीक है, ordinance के लिए जो situation जरूरी होते हैं अगर वो होंगे तभी वो किया जाएगा. The ordinance should be laid before the house of the parliament when they reassemble. If the parliament disapproves, then the ordinance it lapses. अगर parliament disapprove हो जाते हैं ordinance से, then it lapses, मतलब ये रद्द किया जाता है. If it is not disapproved, it will automatically cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament. That is the reason why ordinance is regarded as a temporary measure. ठीक है, पूछा जा सकता है why ordinance is a temporary measure. ठीक है, if it is not disapproved, it will automatically cease to operate after 6 months of the expiration. प्रेसिडेंट्स एसेंट टू स्टेट बिल्स के भी जो होते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट से ही किया जाता है. ये थे हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स. नाउ वी कम टू द फाइनेंशियल पावर्स. प्रेसिडेंट के पास क्या क्या फाइनेंशियल पावर्स होते हैं. फाइनेंशियल मतलब जैसे कि पता है रिलेटेड टू मनी. A money bill cannot be introduced except on the recommendation of the president. ये तो बहुत ही important है. It cannot be introduced without president's assent or president's recommendation. The president shall cause to be laid before the house of the parliament. The annual budget contingency fund is placed at the disposal of the president. It enables the president to advance some money for the purpose of meeting unforeseen expenditure. जो भी expenditures होंगे वो भी budget में पेश किए जाएंगे. The president appoints the finance commission after every 5 years. The commission makes recommendation about the distribution of the income from the central taxes between the union and the states. ठीक है, तो finance commission भी वही appoint करते हैं after every 5 years, which will decide the distribution of income between the state and the central. Now, what are the judicial powers vested in the president? The president has the power to grant, pardon or reduce the punishment that a person receives. तो उनके पास वो पावर रहता है कि अगर कोई भी जो ऑफेंस जिसने ऑफेंस किया है तो उनकी पनिशमेंट वो कमा सकते हैं या फिर उन्हें छुड़वा भी सकते हैं. ही कैन ग्रांट पार्डन्स ओनली इन द फॉलोइंग केसेस. अब इसके भी कुछ केस हैं. ये नहीं कि मन किया उसे छुड़वा दिया या फिर उसका पनिशमेंट कम करवा दिया. नहीं, कुछ केस हैं जिसमें ही वो चीज़ वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. वेयर द पनिशमेंट सेटिस्फाइड बाय कोर्ट मार्शल. when the punishment is for offenses against union laws. अगर यूनियन लॉज के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया है तब वो कर सकते हैं. There are all cases of sentences of death. A pardon may be absolute as well as conditions. अगर किसी को सेंटेंस ऑफ डेथ के लिए किया गया है तो भी वो उसे या फिर उम्र कैद की सजा सुना सकते हैं या फिर उसकी सजा थोड़ी कम कर सकते हैं. ठीक है, ये सब केसेस में वो ये पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं. Pardoning power, like most other powers, is exercised on the advice of the Council of Ministers. अगर Council of Ministers की सहमति हो तभी प्रेसिडेंट कर सकते हैं. The president is not answerable to any court for exercise of the powers and duties of his office. ठीक है, he is not answerable to any court. इधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता. कोई भी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं होते हैं. No criminal proceedings shall be instituted against the president in any court during the term of his office. ठीक है, अगर वो उनका टर्म चल रहा है तो कोई भी केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया जा सकता. Emergency powers. Now there are certain emergency powers also जो कि हम बाद में emergency proclamation में भी पढ़ेंगे. अभी ये emergency powers में क्या क्या आता है. An emergency is a sudden or unforeseen situation. As we can see, emergency का मतलब क्या होता है, sudden और unforeseen situation. ठीक है, sudden और unforeseen situation मतलब कोई आपातकालीन समस्या हो गई, कुछ भी हुआ, sudden हुआ तो उसे emergency बोला जा सकता है. If the situation is in which the head of the state assumes extraordinary powers. अब इमरजेंसी भी फॉलोइंग 3 कंडीशंस होते हैं. ड्यूरिंग वॉर के लिए अगर कोई हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, दिस कैन बी टर्म्ड एज नेशनल इमरजेंसी. देन इमरजेंसी ऑन द अकाउंट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब ठीक से स्टेट नहीं चल रहा है. एंड देन इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल्सो. 3 टाइप्स ऑफ emergencies are there. We'll discuss later in the chapter, or we will discuss later in the session. Next session we will going to discuss these emergencies. Now comes the discretionary powers. Exclusive. Discretionary मतलब what are the exclusive powers vested in it? क्या क्या exclusive powers उनके पास हैं? Though the constitution says that the executive power shall be vested in the president, therefore the president is obliged to act on the council of ministers, does not however mean that president is mere a figurehead. ठीक है, जैसे कि बताया गया है कि वो प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट वो एक
पोजीशन के लिए उन्हें पोजीशन दिया गया है, नहीं, कुछ ऐसे पावर्स है जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, इट्स एक्सक्लूसिव टू ओनली टू हिम ओनली. The president may withhold assent to a bill or may send it back for reconsideration if it is not a money bill. The constitution does not prescribe any time limit within the president is to assent or refuse a bill other than a money bill. A situation may arise when after a general election no party or no leader seems to enjoy majority support. So under such circumstances the president shall have the freedom to decide who should be appointed as president. ठीक है, अगर देखते हैं कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ रही है तो वो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी एक को अपॉइंट कर सकते हैं. It may be that Prime Minister has lost the confidence of the Lok Sabha. Instead of submitting his resignation, the Prime Minister may ask for the dissolution of the House. In this situation, the Prime President is not obliged to act on his एडवाइस. ठीक है, उनके पास उनकी पूरी फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो डिसीजन दे सकते हैं. अ सिचुएशन में ऑल्सो अराइज व्हेन आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर several leaders take their claim to succeed him but they do not stand much of giving a stable government. The president could explore the possibility of forming an alternative government, failing which he would dissolve the Lok Sabha. ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन के बाद कोई मेंबर बोल रहा है कि मुझे उसके जगह लेना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि he would not be able to organize a stable government, then he can dissolve the Lok Sabha and do a general election again. ठीक है, ये था डिस्क्रिशनरी पावर्स, सम एक्सक्लूसिव पावर्स टू द प्रेसिडेंट जो कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट एनीबॉडीज एडवाइस. इट इज merely exclusive to him only. So in this session we discussed about the president of India, qualifications, term of office, procedure for election, everything, and the position and powers of the president. And the next session we are going to cover emergencies. जो भी 3 टाइप के emergencies है उसमें क्या क्या होता है, उसके स्टेट सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, सब डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. इसी के साथ हमारा सिविक्स का दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. अगर आज के सेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो. एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी पर्सनली यू कैन कांटेक्ट मी बाय माय ईमेल आईडी व्हिच विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. सो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टू दिस सेशन. दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.